आप सभी का स्वागत है। शुरू करें। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस समय जो कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 61 हो गई है। इसमें जो नया इजाफा हुआ है वो एम्स से रिलेटेड है और उसमें आज के दिन में वहाँ पर 7 केसेस वो कंफर्म हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्टेड डेथ 1 है और जो रिकवरी 39 केसेस में रिकवरी हो चुकी है और आज के दिन में 21 केसेस ऐसे हैं जो कि आज के दिन में एक्टिव हैं। इस प्रकार से इस प्रांत में जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका रिकवरी का प्रतिशत 65% है और 65% में उत्तराखंड अपने देश का अग्रणी राज्यों में है, जहां प्रतिशत के अगर मात्रा में हम देखें तो ज़्यादा कोविड पेशेंट वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। इसके साथ जब मैं पिछली बार आपसे मिला था तकरीबन 3 दिन पहले, उस समय हमारा डबलिंग रेट, जो इसमें एक बहुत ही अहम मानक होता है जिससे पता चलता है कि हमारे प्रांत में इस बीमारी का फैलाव किस प्रकार से हो रहा है, उसमें डबलिंग रेट उस समय 30 रिपोर्टेड थी। आज के दिन में जो फिगर हमारे पास है उसके हिसाब से डबलिंग रेट अब लगभग 40 दिन हो चुका है, 39.8 ऐसा कुछ है, तो लगभग 40 दिन का डबलिंग रेट हमारे यहाँ हमने अचीव कर लिया है। इसके साथ ही जब ये बीमारी शुरू हुई थी मार्च के महीने में, उस समय जैसा आप सभी अभिज्ञ हैं कि हमारे यहाँ उस समय टेस्टिंग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ज़ीरो टेस्टिंग होती थी। हमारे सारे मामले उस समय एनआईवी पुणे को हम भेजते थे। अब आज के दिन में हमारे 4 टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार हो चुकी है और हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी अब 500 से ऊपर पहुंच गया है और बहुत शीघ्र हम इसे फर्दर और रैंप अप करने की स्थिति में होंगे। जो हमारा इस बीच में कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया है, लेकिन चूंकि आज बाकी लोग भी हैं, कि 108 का 1 साल पूरा हो रहा है और उसमें जो रूरल एरिया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो रिस्पांस टाइम है वो जब शुरू में 32 मिनट का था, अब ये घट के 27 मिनट हो चुका है और अर्बन एरिया में जो पहले 25 मिनट का रिस्पांस टाइम होता था, अब वो घट के 15 मिनट हो गया है। तो हमारा 108 की जो सर्विस है, अब जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, ज़्यादा कार्यकुशल हो गया है और ये बहुत जल्दी से पेशेंट्स के पास या कोई व्यक्ति जो कॉल करता है उसके पास पहुंच रहा है। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज हमारे कई सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आईसीयू बेड्स हमने वहाँ पर जोड़े हैं, वहाँ वेंटिलेटर्स भी उनके संख्या में इजाफा किया है और जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बाईपैप की व्यवस्था होती है वो भी हम लोगों ने किया है और बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसमें मेला हॉस्पिटल हरिद्वार में 10 आईसीयू बेड जोड़े जाएंगे, वहाँ 3 वेंटिलेटर भी जोड़े जाएंगे और 4 बाईपैप मशीनें वहाँ पर वो व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। जो कंबाइंड हॉस्पिटल रुड़की है वहाँ भी 10 आईसीयू बेड, 1 वेंटिलेटर और 2 बाईपैप की व्यवस्था वहाँ होगी। बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल में 4 आईसीयू बेड, 1 वेंटिलेटर और 1 बाईपैप की व्यवस्था होगी। रुद्रप्रयाग में माधव आश्रम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें 6 आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर 4
हमारे 4 होंगे, जिनमें से 1 फिक्स्ड है और 3 पोर्टेबल हैं, और बाईपैप 2 की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। चमोली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 6 आईसीयू बेड्स, 3 वेंटिलेटर और 5 बाईपैप। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत में 6 आईसीयू बेड, 3 वेंटिलेटर और 2 बाईपैप की व्यवस्था होगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में 6 आईसीयू बेड्स, 3 वेंटिलेटर और 1 बाईपैप, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 आईसीयू बेड, 1 वेंटिलेटर और 1 बाईपैप, और उत्तरकाशी में 10 आईसीयू बेड, वेंटिलेटर वहाँ पे कुल मिलाकर 3 होंगे, जिसमें से 2 पोर्टेबल हैं और 1 बाईपैप। इसके अलावा जो दून मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी 30 आईसीयू बेड्स ये जोड़े जा रहे हैं। तो जो लॉकडाउन में हम लोगों ने इतना त्याग किया, इतनी परेशानी झेली, उसका कुल नतीजा ये हुआ कि इस बीमारी के फैलाव को हम लोग रोकने में काफ़ी हद तक सफल हुए, और जो ये हमें मौका मिला, इसका हमने लाभ उठाते हुए जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारी अवस्थापना है, जिससे कल को अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ के जो नागरिक हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनकी सेवा हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बहुत दृढ़ता के साथ हम कर पाएंगे। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये तृतीय चरण है, तृतीय चरण का आज दूसरा दिन है। पहले 2 चरण में जो लाभ हमें हुआ, उसका एक उदाहरण हमने आपको दिया है, और आगे हम लोग और भी आपको डेटा देंगे, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि जो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का जो लॉकडाउन है, उसका फ़ायदा उठाकर हम लोगों ने और क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 दिन के लॉकडाउन में कल कुछ स्थानों पर ज़रूर भीड़ हुई थी। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सामान्य जनों को ये बताना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बढ़िया सहयोग हमें इससे पूर्व में प्राप्त होता रहा है, और आपका ही सहयोग था जिसकी वजह से हमारे जो मेडिकल कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं और दूसरे प्रशासन के लोग हैं, अलग अलग विभागों के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ा और उन्हें अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। मैं सभी से यही निवेदन आज करूंगा कि आगे हमने काफ़ी छूट जो उन्हें प्रदान की है, ये बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि आगे भी जैसा हमने पीछे संयम रखा था, धैर्य रखा था, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमने इस बीमारी से जो हमारा ये एक युद्ध चल रहा है, उसमें सबका सहयोग प्राप्त हुआ था। तो आगे मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि हमने जो ये छूट दी है, जो भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो छूट दी है, ये छूट बना रहे। हम सभी ये चाहते हैं कि ये छूट बनी रहे, और इसलिए आवश्यक है कि आप दुकानों में जब जाएं तो अगर भीड़ हो तो आप वापस चले जाएं। वैसे भी समय की वृद्धि हो चुकी है और ये व्यवस्था आगे चलती रहेगी, तो हम ये व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और इसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं, ताकि हम इसमें हमें कोई और फर्दर कटौती करने की ज़रूरत न पड़े। इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे, उस समय जो उद्योगों की संख्या थी वो लगभग 3000 कुछ की थी। अब वो संख्या बढ़ के 4483, यानी कि लगभग हम 4500 उद्योगों को परमिशन दे चुके हैं, और जिनमें तकरीबन 85,000 कार्मिक हैं जिनको की जिनके परमिट उद्योगपतियों ने सूचनाओं को लेना और उनका होम क्वारंटीन सुनिश्चित करना। तो ये कार्य हमारा इस वक्त चल रहा है। इसमें एक सूचना मैं ये भी देना चाहता हूँ। पिछली बार हम लोगों ने जो बात किया था कि हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगणों की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। पिछले 1 महीने में उन लोगों ने अपने ग्राम पंचायतों में बहुत ही जिम्मेदारी से उन्होंने कार्य किया है, और इसी का परिणाम है कि हमारे ग्रामीण अंचल अभी तक इस प्रकार के संक्रमण
से प्रभावित नहीं हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समस्त देश के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ भी वार्ता की थी और सभी का आह्वान किया था कि ये जो बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई है, इसमें ग्राम प्रधानों का जो योगदान, जो अमूल्य योगदान है, वो बना रहे। हम लोगों ने हाल में जो आदेश पारित किए हैं, उस आदेश के माध्यम से ग्राम प्रधानों को हम सशक्त करना चाहते हैं। वैसे तो वो बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके हाथ और मजबूत हों, इसलिए उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने कुछ अधिकार दिए हैं, ताकि यदि कोई केस ऐसा आता है जहां कोऑपरेशन, सहयोग नहीं मिलता है क्वारंटीन में, तो हमारे ग्राम प्रधान फिर वहां पर कुछ एक्शन ले सकें और अपने यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है इस बीमारी से, उसको और अधिक और बेहतर तरीके से वो कर सके। तो इसमें कुछ मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्टेड है, लेकिन मैंने सोचा कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश करके अपने ग्राम प्रधानों को सशक्त करना चाहते हैं और जिस अभियान में उनका बढ़ चढ़ के योगदान रहा है वो और तेजी से आगे बढ़े, ये हम सभी का प्रयास है। एक हाल ही में जो ये ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब भी हो रहा है और मीडिया में भी हमने देखे हैं, इस प्रकार की रिपोर्टें की गई हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो हाल में बारिश हुई है, इसका अभी सर्वे का कार्य चल रहा है और सर्वे जैसे ही पूरा होगा, जो मानक में जो ऐसे किसान आते हैं जिनका फसल नष्ट हुआ है, उन सभी को हम जो हमारा SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, उसके तहत हम उन्हें जो क्षतिपूर्ति है, कॉम्पेंसेशन है, वो हम उन्हें देंगे। अभी तक जो हमें जानकारी है, क्योंकि अप्रैल में भी बीच बीच में बरसात होती रही और इस महीने में भी बरसात होती रही है, तो जो हमारे पास जानकारी है उसमें लगभग 13,290 हेक्टेयर ज़मीन प्रभावित हुआ था, लेकिन उनमें से सिंचित असिंचित मिलाकर तकरीबन 1600 हेक्टेयर ऐसा था जहां 33% से अधिक की क्षति हुई है और वो क्षतिपूर्ति के लिए वो पात्र पाए जाएंगे। इसी के साथ हॉर्टिकल्चर की भी सूचना है। हालांकि हॉर्टिकल्चर की सूचना वो थोड़ा सा पहले से सूचना है, यानी कि वो फरवरी मार्च से ले रहे हैं और हमने उनसे ये भी कहा है कि हाल की जो सूचना है वो भी प्राप्त करके हमें अवेलेबल कराया जाए, ताकि जो किसान भाई हमारे जो जिनका ऑर्चर्ड्स है, जिनके बगीचे हैं और वहाँ पे क्षति हुई है, तो उनका भी हमें एक आइडिया लग जाए कि कितना हुआ है और उनका भी हम इसी प्रकार से उन्हें भी हम क्षतिपूर्ति देते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे कृषि, बागवानी और एलाइड सेक्टर हैं, यानी कि डेयरी है और पशुधन विभाग है, मत्स्य पालन है, इन क्षेत्रों में हम वर्तमान व्यवस्था में कैसे सुधार ले आ सकते हैं, इनकी आर्थिकी को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं इन बड़ी विपरीत और विषम परिस्थितियों में, उसके लिए उन्होंने एक मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं और माननीय महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री जी तथा माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी आप इनके सदस्य हैं और इसके साथ ही मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को भी इसका सदस्य बनाया गया है और इस समिति से ये अपेक्षा रहेगी कि वो बहुत जल्दी इसके ऊपर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे दे। मुख्य रूप से जो अभी तक मैं समझता हूँ कि यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे लिए और पुनः आप सभी के माध्यम से हम प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि जो हम धीरे धीरे नॉर्मलसी लाना चाह रहे हैं,
ये एक प्रक्रिया है जो इसी प्रकार से चलती रहेगी। अगर हमने बहुत जल्दी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, यदि हमने सफाई की ओर ध्यान नहीं रखा, तो फिर ऐसी परिस्थिति न आए जिसमें कि हमें फिर कुछ न कुछ पाबंदियां लगानी पड़े। हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार की पाबंदी लगे, नॉर्मल सी आए, उद्योग व्यवसाय चलें, लोगों को रोजगार मिले, खेती हो और ग्रामीण अंचलों में लोगों को कार्य मिले। तो इन सभी को दृष्टि में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं अभी फिलहाल की जा रही हैं।